हेलो एस्पिरेंट्स, जीएस 365 के सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हर साल ये विजन आईएएस की तरफ से पीटी 365 निकाली जाती है। और भी लेक्चर पढ़ चुके होंगे, आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत से लोगों ने इस पर लेक्चर बना रखे हैं ऑलरेडी। तो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम कुछ एडिशनल कंटेंट लेके आपको अच्छे से समझाऊंगा। जो भी चीज़ें छूटेंगी और जो बाहर से मैं चाहता हूँ इसमें ऐड करनी चाहिए, वो भी चीज़ें बताऊंगा आपको अच्छे से। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और जो गवर्नेंस का टॉपिक है इसमें पूरा कवर होता है करंट अफेयर का। तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो हम बता दें, हमारे चैनल पे जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उससे रिलेटेड टारगेट प्रीलिम्स बैच चल रहा है। उसी के तहत ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं कि इसमें करंट अफेयर के लिए पीटी 365 को कवर करा रहे हैं, और साथ ही जो कॉन्सेप्ट हमारा एरिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट का एरिया है, अदर सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक जो भी होगा, वहाँ के जो भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट होंगे उनको विजन आईएएस से और क्विक रिवीजन के लिए उड़ान जो लेके आते हैं ओनली आईएएस की तरफ से, उसको हम अच्छे से कवर कराएंगे अपने इस लेक्चर में सारे। और बैक टू बैक वीडियोस में पढ़ेंगे चैनल पे हमारे। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई कमी रहती है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा लेक्चर से रिलेटेड। और लेक्चर की पीडीएफ के लिए, अगर आपको पीडीएफ अवेलेबल ना हो रही हो तो पीडीएफ के लिए लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है, ठीक है, तो आप यहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, इसका लिंक जो होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ ही लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है हमारा जनरल स्टडीज़ 365 बाय अक्षय सिंह से। तो वहाँ से आप जाके लिंक ओपन मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप अच्छे से देख सकते हैं जो भी पीडीएफ वहाँ पे पड़ी होंगी, और जो लेक्चर आने वाले होंगे उसको सारी नोटिफिकेशन वहाँ पे पहले अपडेट कर दी जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हम पीटी 365 के ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डाल रखा है, ये हमारे टॉपिक कवर होंगे आज। मूल ढांचे का सिद्धांत होगा, साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जिला न्यायालय है उनको भी मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, तो वो उनको भी देखेंगे। 370 का जो निरसन हुआ है, एब्रोगेशन ऑफ 370 का, वो आपको पता होगा, रिट डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे जो दिल्ली का एक्ट जो संशोधन हुआ दिल्ली में, ठीक है, उसके लिए एक बॉडी बनाई गई और निर्णय कैसे लेगी, और राज्यपाल की क्या भूमिका है, और क्यों क्यों ये मुद्दा रहा है न्यूज़ में, तो इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। और प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपने अगर फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे तो आर्टिकल 22(3) आपने अच्छे से देखा होगा। 22(3) से लेकर 22(7) तक का जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं आके डायरेक्ट या कमेंट बॉक्स पे। तो स्टार्ट करेंगे हम आज के टॉपिक हमारा। तो बढ़ते हैं पीटी 365 के सेशन में, जिसमें राज्य व्यवस्था आज हम कवर कराएंगे। इसमें टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं कौन कौन से कवर करेंगे। इसमें देख लीजिए पेजेस कितने हैं, जो 89 पेजेस हैं ये पॉलिटी की जो पीटी 365 है। इसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 6 से 7 लेक्चर में, और बहुत ज़्यादा जाएंगे तो 10 लेक्चर मान लीजिए, लेकिन छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे ताकि अच्छे से चीज़ें आपको कवर हो जाएं, आपको समझ ज़्यादा टाइम बोर ना हो आप एक ही लेक्चर एक ही चीज़ कंटेंट पढ़ते पढ़ते। तो मैक्सिमम 10 लेक्चर में इनको कवर कर देंगे अच्छे से, सारे इसके डायमेंशन कवर करते हुए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा जो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का सिद्धांत। तो ये किस लिए आया न्यूज़ में, पहली चीज़ ध्यान लीजिए। जो केशवानंद का केस हुआ था 1973 में, ठीक है, उसके क्या 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, कब, 2023 में। तो 2023 में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं केशवानंद भारती केस के, और उसी में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, तो इसलिए ये न्यूज़ टॉपिक में है, टॉपिक जो है न्यूज़ में, सॉरी। तो ये आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, फिर से मैं तब भी देख लेता हूँ कि केशवानंद भारती बात जो हुआ था 1973 में, अगर जो नए बच्चे हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा 1973, ये कभी कभी मिलान के लिए पूछ लेता है, बाकी जो पुराने उनको पता ही होगा। तो 1973 में केस हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर का जो मुद्दा है वो यहीं से आया, सुप्रीम कोर्ट ने यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का लेके आया, ठीक है। और ये लाया क्यों गया था, जो उस समय क्या हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था शुरुआत में नया नया, तो उस समय जो भूमि सुधार के कानून बनने थे हर राज्य में, तो उसी समय केरल ने एक भूमि सुधार का कानून बनाया। उसका कानून का नाम क्या था, केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963, ठीक है। इसके तहत केरल सरकार क्या कर रही थी उस समय, जो जमींदार हैं और जो मठों के पास अतिरिक्त भूमि है, एक, ठीक है, बहुत अतिरिक्त भूमि है उनके पास, जो
उसकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था और राज्य सरकार जो है उनको और लोगों में डिवाइड करके दे रही थी, ठीक, उसका अधिग्रहण करके। तो इसी के विरोध में उस समय मठ के पुजारी थे केशवानंद, आपको पता होगा, उनकी फोटो देखी होगी आपने, पिछले साल उनका देहांत भी हो चुका है। तो जो मठ के पुजारी थे उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 31 को लेके बताया कि जो राज्य सरकार है वो उनके अनुच्छेद 25, 26 और 31 का जो मूल अधिकार है उनका अतिक्रमण कर रही है राज्य सरकार, और इसको लेकर वो कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, सुनवाई के दौरान फिर ये स्ट्रक्चर लेके निकल के आता है हमारा मूल ढांचे का सिद्धांत, और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, उनको देख लेते हैं। तो ये जो पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देती है, तो ये कितने लोगों की जजेस की बेंच होती है, 13 लोगों की, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है कौन सी, 13 लोगों की अभी तक की सबसे बड़ी पीठ कौन से केस में अगर पूछे बैठी थी, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा अच्छे से। किसमें, तो केशवानंद भारती केस में सबसे अधिकतम जो 13 लोगों की जजेस की पीठ बैठी है, संवैधानिक पीठ, तो वो किसमें बैठी है, तो वो केशवानंद भारती केस में बैठी है। और दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर किसी पीठ को संवैधानिक पीठ कहते हैं तो मिनिमम, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले संवैधानिक पीठ में मिनिमम कितने जजेस होते हैं, तो 5 जजेस होते हैं, ठीक है। मतलब क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की कोई बेंच बैठेगी तभी उसको संवैधानिक पीठ कहेंगे, अगर तीन लोग बैठते तो उसको संवैधानिक पीठ नहीं कहेंगे, लेकिन उसको केवल बेंच कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए संवैधानिक पीठ में, इतनी चीज ध्यान रखिएगा। सबसे मैक्सिमम किसमें, केशवानंद भारती केस में बैठे हैं 13 लोग, ठीक है, 13 लोग की सबसे बड़ी पीठ थी ये। आगे इसमें क्या दे रखा है, कुछ मुख्य प्रावधान थे इस बात से जुड़े, तो इनको देख लेते हैं। प्रावधान क्या था कि इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, ये हमने स्टार्टिंग पढ़ लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या किया कि 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसकी वैधता को बरकरार रखा था, और साथ ही यह निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग या सभी भागों में संशोधन करने का अधिकार है, बशर्ते वो क्या, मूल सिद्धांत या मूलभूत विशेषताओं में परिवर्तन या उसका क्षति या लोप नहीं कर सकती है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। तो 24वां संविधान संशोधन क्या था, तो ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 24वां संविधान संशोधन। इसमें दिया गया था कि अनुच्छेद 13, संविधान संशोधन क्या है, अनुच्छेद 13 के तहत एक विधि नहीं है, ठीक, संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं है। अनुच्छेद 13 में कई सारे प्रोविजन दे रखे हैं, और उसमें लिखा है क्या कि अगर इसके माध्यम से कोई संविधान संशोधन करता है मूल अधिकारों में तो वह अवैध घोषित हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या बता दिया गया 24वें संविधान संशोधन में कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन जो है वो एक विधि नहीं है, ठीक। तो इसकी वैधता को बरकरार रखा है, यहाँ पे ये बताया था। और साथ ही ये बोल दिया गया कि किसी भी भाग या सभी भागों में संविधान संशोधन कर सकती है संसद, चाहे फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, लेकिन उससे क्या होना चाहिए, संविधान के मूलभूत विशेषता या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी आगे देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक। तो इससे पहले जब केशवानंद भारती से पहले गोलकनाथ का केस हुआ था, उसमें क्या बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, 1967 ध्यान रख लीजिएगा, गोलकनाथ का सन भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी क्या मिलाने के लिए पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। गोलकनाथ केस जितने भी फेमस केसेस हैं उनकी कभी सन ध्यान रख लीजिएगा, और निर्णय क्या हुए थे उनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो केशवानंद ने क्या, आपको पता होगा, मूल सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, ठीक, मूल ढांचे का सिद्धांत को। गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 368 के तहत संविधान के संशोधन में क्या, संविधान की जो संसद है उसकी संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, मतलब संसद जो है संविधान में कहीं भी संशोधन नहीं कर सकती। जिससे पहले जो केस हुआ था गोलकनाथ का 1967 में, उसमें बोला गया ये, ठीक है। और कोर्ट ने यह भी कहा गया कि जो मूल अधिकार है उनको संविधान संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो एक लाइन में अगर आपसे पूछे गोलकनाथ केस में संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है क्या, ये निर्णय दिया गया था, तो नहीं। गोलकनाथ केस में साफ साफ बोला गया था कि संसद को इतना अधिकार नहीं है कि वो मूल अधिकार जो संविधान द्वारा गारंटी दिए गए अधिकार हैं उनमें ना ही संशोधन कर सकती है ना ही उनको सीमित कर सकती है, ठीक। तो ये चीज कहा गया था। और जो केशवानंद का केस होता है उसमें बोल दिया गया था कि आप मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हो या संविधान के किसी भाग में संसद संशोधन कर सकती है, बशर्ते क्या होना चाहिए, मूल ढांचे का उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। एक ये जरूर ध्यान में रखिएगा पॉइंट क्या है, जुडिशियल रिव्यू जो है मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है, इसको ध्यान रखिएगा। जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है, वो किसका अभिन्न अंग है, मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है, इसको ध्यान में रखिएगा अच्छे से, ठीक। तो ये ग्राफ दे रखा है, अभी इसको देखेंगे। और कुछ अन्य निर्णय आए थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्से थे इसमें कुछ 25 और 29वें संविधान संशोधन में।
तो उनके अन्य भागों की वैधता बनाए रखा और ये भी बताया कि उद्देशिका जो है संविधान का एक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, उद्देशिका संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे से पहले कुछ जो केसेस हुए थे और जो अमेंडमेंट हुए उनमें क्या निर्णय निकल के आया था। ये 3 केस हैं, देख लीजिए। एक गोपालनवाद हो गया जो 1950 में, शंकरी प्रसाद केस 1951 में और सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो इन तीनों में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने क्या निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो ये मोटी मोटी चीज ध्यान रखिएगा। साफ साफ बोला गोपालन के, शंकरी प्रसाद वाद और सज्जन सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने का एक निर्णय का क्रक्स है कि जो संसद है वो संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, ये बताया गया। फिर 1967 में गोलकनाथ वाद होता है, ठीक। उसमें बताया जाता है क्या कि अनुच्छेद 368 के तहत, इसको भी हम पढ़ के आ रहे हैं, कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं है संसद को, ठीक है। और साथ ही मूल अधिकारों में भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि इसमें गोलकनाथवाद में साफ साफ बोला था कि जो संविधान संशोधन करके जो गारंटीकृत मूल अधिकार है उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर 1971 आता है जिसमें क्या 24वां 25वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। और ये 24वां 25वां संविधान संशोधन होता है। 24वां हमने देख लिया क्या, 24वां में ध्यान रखिएगा बोला गया कि जो अनुच्छेद 13 है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आता है, ठीक है। जो 368 में दिया गया संविधान संशोधन वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत नहीं आता। और 25 में दिया गया क्या कि धारा 25 में 3 चीजें लिखी है, धारा 2, धारा 3 और अनुच्छेद 39BC। तो धारा 2 में बताया गया कि उचित मुआवजे के साथ संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती की गई। और धारा 3 के तहत क्या बताया गया, डीपीएसपी को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। और 39BC को न्यायिक समीक्षा के 39BC जो सी है हमारा किसमें, डीपीएसपी में। इसको पढ़िएगा जाके क्या है 39BC में क्या लिखा है। तो 39B और सी में जो प्रावधान दिए गए वो किसके, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये लिख दिया गया 25वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ठीक, और इसका क्रक्स क्या है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित है और संसद जो है संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। तो 1971 में यह निर्णय आया संसद की तरफ से। और फिर हमने 1973 का केस देख ही लिया, केशवानंद भारती केस। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, फिर चाहे मूल अधिकार हो या और भी प्रावधान, लेकिन उससे मूल ढांचे के में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक। यही चीज एक आई इसमें जो क्रक्स निकल के भी चल रहा है। और वर्तमान में डीपीएसपी पे, जो डीपीएसपी मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या आपस में सामंजस्य की स्थिति में है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में। मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान में जिनके माध्यम से क्या, जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही ये कहीं भी पद का उल्लेख नहीं किया गया संविधान में, ये चीज ध्यान रखिएगा। पीटी लिख दे रहा हूँ, संविधान में कहीं भी ये पद का उल्लेख नहीं किया गया मूल ढांचे का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। महत्व क्या है, संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करता है। ये संविधान एक जीवन दस्तावेज बना रहा है, इसके लिए कार्य करता है। साथ ही यह मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय की बदलती परिस्थिति के अनुरूप कार्य करता है। इसके तहत कानून का शासन और शक्तियों के पृथक्करण जैसे कई सिद्धांत मूल ढांचे में शामिल किए गए। ये भारत में संवैधानिक कानून का आधार बन चुके हैं। और यह भी सुनिश्चित करता है कि संघीय ढांचा कमजोर ना हो। क्या, मूल ढांचे के सिद्धांत के जो महत्व है, कभी अगर आंसर राइटिंग में पूछ लेगी मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। और यह सुनिश्चित क्या करता है कि संघीय ढांचा कमजोर ना हो। साथ ही यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय जो न्यायपालिका है उसके दृष्टिकोण को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं जो कुछ सिद्धांत दे रखे हैं इसमें, इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें मूल ढांचे में आती हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कुछ सिद्धांत जो वर्तमान में मूल ढांचे का भाग है। भारत की संप्रभुता मूल ढांचे का भाग है। नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, यह भी मूल ढांचे का सिद्धांत है के अंतर्गत आता है। कल्याणकारी राज्य का निर्माण, वेलफेयर स्टेट का निर्माण जो है वो भी मूल ढांचे के सिद्धांत में आता है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी मूल ढांचे में आता है। गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, तो ये भी किसके मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पंथ निरपेक्ष, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप जो है वो भी मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का पृथक्करण है वो भी किसके मूल ढांचे के भाग के अंतर्गत आता है। राष्ट्र की एकता अखंडता मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक बीच के जो नीति निर्देशक तत्व जो है उसके बीच जो सामंजस्य व संतुलन है वो किसके अंतर्गत आता है, तो मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो इतनी चीजें मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे क्या दिया रखा है, जिला न्यायालय जो है उसकी, जिला न्यायालय की जो फ्रीडम है उसको क्या मूल ढांचे के अंतर्गत लाया गया है।
तो क्या देख लेते हैं। एक केस हुआ था अभी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसमें कौन सा केस है, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत सरकार भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हुए क्या बोलता है कि जिला न्यायालयों की जो स्वतंत्रता है वो भी मूल ढांचे का हिस्सा है। तो जिला न्यायालय की जो इंडिपेंडेंस है वो किसका, मूल ढांचे का हिस्सा है, ये साफ साफ बोला किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये बताया। और बताया अन्य संबंधित तथ्य इसमें कुछ दे रखे हैं क्या, कि कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। तो इस केस में फैसला सुनाते हुए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला न्यायपालिका के। कौन कौन से, जैसे जिला न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के बीच जो वेतन होता है, पेंशन होता है और जो अन्य सेवा शर्तें होती हैं, उसके मामले में देश भर में एक रूपता बनाए रखी जानी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, शक्ति का पृथक्करण, न्यायपालिका के पदाधिकारियों और विधायिका कार्यपालिका के कर्मचारियों को अलग माना जाना चाहिए। साथ ही पदनाम और सेवा शर्तों में एक रूपता। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ यह होता है कि जो एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें हैं और अन्य राज्यों में जो सेवा शर्तें दे रखी दूसरे न्यायाधीशों को, उनमें समानता होनी चाहिए। तो यही चीज पदनाम सेवा शर्तों में एक रूपता होनी चाहिए। तो ये क्या, कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। यह फैसला सुनाते हुए किस चीज में, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए, कि ये कुछ गाइडलाइन टाइप की उन्होंने बताई है कि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक, तो जिला न्यायालय की स्वतंत्रता के संबंध में न्यूज आई है, तो देख लेते हैं पहले जिला न्यायालय क्या होता है। जिला न्यायालय एक जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है, इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। जिला न्यायालय के अंतर्गत जो जिला न्यायाधीश होता है वो क्या होता है, सर्वोच्च प्राधिकारी होता है किसी भी जिले में। ठीक है, और अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामकरण राज्य निर्धारित करता है। और इस कारण जिला न्यायालयों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है। तो क्या होता है कि राज्य ये सब चीजें निर्धारित करता है, नामकरण हो गया, अधिकारिता हो गया और संगठनात्मक ढांचा हो गया। अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं इनका निर्धारण राज्य करती है। तो इसलिए क्या होता है, एक राज्य और दूसरे राज्य में इनमें भिन्नता हो सकती है। तो क्या दे रखा है, वैसे तो क्या होता है, जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे का होता है। तो अभी ऊपर देख लेते हैं ग्राफिक में। साथ ही जिला न्यायालयों की जिला न्यायाधीश जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिला न्यायाधीश इनकी नियुक्ति, पद स्थापना या पोस्टिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, और पदोन्नति प्रमोशन, इस पे क्या, हाईकोर्ट के परामर्श के बाद कौन, राज्यपाल, हाईकोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करता है सब चीजें। ठीक है, क्या क्या, नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति जिला न्यायाधीशों की हाईकोर्ट के परामर्श से कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, त्रिस्तरीय ढांचा जो होता है जिला न्यायालय का। सबसे ऊपर क्या होता है, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के बाद क्या आता है, और जाएंगे तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो उतना नहीं जाना, पहले हमें यहाँ देखना है जिला एवं सत्र न्यायालय, इनका त्रिस्तरीय जो ढांचा है इसको देख लीजिए। ये त्रिस्तरीय ढांचा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जिला स्तर जो जिला सत्र न्यायालय है उसमें एक सिविल केसेस के लिए अलग होता है और क्रिमिनल केस या फौजदारी केसेस के लिए अलग होता है। तो सिविल केसेस वो होते हैं जैसे जमीन जायदाद के केस हो गए, फैमिली डिस्प्यूट हो गए, सब सिविल केस में आते हैं छोटे मोटे लेवल पे। वहीं अगर क्रिमिनल केस देखें, जैसे लूट हो गई, हत्या हो गई, साथ ही डाउरी एक्ट हो गया, ये सब चीजें किसमें, शुरुआत में तो ये फैमिली कोर्ट में चलता है डाउरी, लेकिन बाद में अगर 498 रजिस्टर्ड हो गया तो इसमें फौजदारी केसेस पे जाना पड़ता है इसको लेके हाई कोर्ट में। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। क्या, सिविल केसेस जमीन जायदाद के मामले हो गए, ये सब चीजें सिविल केसेस, मोटी मोटी चीज ध्यान रखिएगा। और जो हत्या, लूट, डकैती, ये सब किसमें, क्रिमिनल केसेस में आते हैं। तो सिविल केसेस में के अंतर्गत और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, और अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत मुंसिफ कोर्ट आते हैं। तो ये इसका त्रिस्तरीय ढांचा है जो सामान्यतः राज्यों में होता है। ठीक, और जो क्रिमिनल केसेस वाले होते हैं उसके फौजदारी मामलों में उसके नीचे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है और उसके नीचे न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्रिमिनल या फौजदारी मामलों के जो जिला न्यायालय होते हैं उसमें क्या, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आएगा, उसके नीचे न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। ये त्रिस्तरीय ढांचा है इनका। ठीक है, तो इतनी चीजें इसमें कवर हो गई हमने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या 370 का निरसन। या 2019 से लगातार 370 सुनते आ रहे होंगे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को क्या, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वहां पे जो स्पेशल प्रोविजन थे जम्मू कश्मीर का, उसको निरस्त किया गया था। तो वैसी के लिए क्या, कोर्ट में कुछ लोगों ने रिट डाली, उसको देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है इसमें कंटेंट, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ। अभी मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ, संवैधानिक पीठ का मतलब क्या होता है, मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए। उसके ऊपर जजेस होंगे तो भी संवैधानिक पीठ ही कराएगी, लेकिन अगर 4 जजेस हो जाएंगे यहाँ पे तो ये संवैधानिक पीठ नहीं कहलाएगी। तो संवैधानिक पीठ का मतलब क्या होता है, मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ थी, उसने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 जो निरस्त किया गया था केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से, उसके फैसले को बरकरार रखा गया। मतलब सही फैसला किया है केंद्र सरकार ने, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने।
ठीक है। और ये 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की स्थिति जो थी समाप्त की गई थी 2019 में। इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, उसके फैसले को सही बताया केंद्र सरकार ने, ये सबको पता होगा। और एक और चीज, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि किसी ने रिट डाला था कोर्ट पे कि ये क्या संवैधानिक, उसकी चुनौती दी गई थी इस फैसले को, संघ की मतलब केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा, इसी के लिए न्यूज में आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है वो बहुत ही सही निर्णय लिया है, उसके फैसले को बरकरार रखा है। कुछ एडिशनल फैक्ट दे रखे हैं यहाँ पे, पता होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान ब्रैकेट में जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 को जो था उसको जारी किया गया था। इस आदेश में साफ साफ कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जो होंगे बिना किसी अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू होंगे। तो ये जो आदेश लाया गया था, इसके तहत जो भारतीय संविधान है वो क्या है, जम्मू कश्मीर में भी बिना किसी अपवाद के लागू होगा। इससे पहले वहाँ पे अपने कुछ अलग कानून चलते थे, ठीक है। तो उसके बाद ये स्थिति क्लियर कर दी गई कि जो भारत का संविधान है वो जम्मू कश्मीर में बिना किसी अपवाद के लागू होगा। ये कौन सा राष्ट्रपति का आदेश हुआ था, कौन सा संविधान आदेश 2019 कब आया था, 5 अगस्त 2019 को लाया गया था। इसके अलावा पुनर्गठन अधिनियम आया था 2019 में, उसी के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उसको अलग 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक। पहले ये राज्य थे, फिर संविधान आदेश लाया गया, भारतीय संविधान को वहां पे आरोपित किया गया बिना किसी अपवाद के। उसके बाद पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 2019 में, और 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से इनको 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। याचिकाकर्ताओं ने इस कार्रवाई को इस कार्रवाई जो की गई थी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, यही हमने देखा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देख लेते हैं। कोर्ट ने अगर 2019 में जारी राष्ट्रपति को घोषणा को बरकरार रखते हुए कहा कि 47 में जम्मू कश्मीर भारत में विलय किया के बाद उसकी स्वयं की कोई संप्रभुता वैसे भी नहीं रही थी। साथ ही ये जो प्रोविजन था 370 का, वो एक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान था, ठीक है। और कोर्ट ने कहा कि क्या कहा कि संसद किसी भी राज्य से उसका कोई भी राज्य क्षेत्र अलग करके या नया राज्य क्षेत्र जोड़ के केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। और संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के किसी क्षेत्र को अलग करके या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के कुछ हिस्सों को आपस में मिलाकर या राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो भी डिवाइड करके नया राज्य क्षेत्र बना सकती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये किसमें आता है, तो अनुच्छेद 3 ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आर्टिकल 3 उसी के तहत ये सब चीजें होती हैं। तो अनुच्छेद 3 में स्पष्टीकरण 1 के अनुसार 3A में क्या शब्द प्रयुक्त जो है राज्य में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होते हैं। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद 3 है उसमें जो पहला प्रोविजन है उसमें जो राज्य शब्द है उसमें क्या केंद्र शासित प्रदेश और नॉर्मली राज्य जो है वो भी आते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले SR मुंबई मामले पर एक निर्णय दिया था, उसमें फैसला दिया गया था। उसी फैसले को इसमें जो दोहराया गया उसमें बोला गया कि राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई और न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं, ठीक है। ये लाइन में ध्यान रखिएगा। ये नहीं पूछेगा कि किसके फैसले में कहा गया था। अगर ये आपसे पूछ सकता है कि क्या अगर किसी राज्य में आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति शासन के दौरान, आपातकाल के दौरान अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, तो क्या वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है या नहीं आता है। तो क्लियर रखिएगा दिमाग में, एकदम कॉन्सेप्ट की क्लियर एकदम रखिएगा दिमाग में, ठीक है। मैं PT लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये कौन से केस में कहा गया, ऐसा SR मुंबई केस हुआ था, ठीक। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रखा है 370 का, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 370 का ऐतिहासिक परिदृश्य, इंस्ट्रूमेंट ऑफ, आपको पता होगा सेशन जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने साइन किया था जब 47 में जो कुछ मवेशियों के रूप में, मवेशी चलाने वालों के रूप में जो पाकिस्तान के लोग थे वो घुस आए थे जम्मू कश्मीर में। तो उसी समय महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था, ठीक है। और इसमें क्या भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए जो जम्मू कश्मीर उसको सहमत हो गए थे। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। कब हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, 1947 में। और जब जम्मू कश्मीर के लिए एक अस्थायी प्रावधान किया गया था भारतीय संविधान में, क्योंकि ठीक है अस्थायी प्रावधान किया गया था कौन से भाग में, भाग 21 में, भाग 21 इसमें एक अस्थायी प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 370 को जोड़ के, ठीक है। कब, तो 26 जनवरी 1950 को। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह साइन करते हैं। फिर जब संविधान लागू होता है तो उसमें एक अस्थायी प्रोविजन किया जाता है भाग 21 में अनुच्छेद 370 जोड़ के। जो शीर्षक है भाग 21 का वो क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और फिर उसी के बाद 370 में क्या लिखा था कि रक्षा, विदेश मामले और वित्त संचार को छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद क्या करेगी, राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी उसको, ठीक है। तो जब ये इंस्ट्रूमेंट एसेशन होता है 26 जनवरी 1950 को भाग 21 जोड़ा जाता है और 370 का प्रावधान किया जाता है। और 370 में लिखा यह जाता है कि जो जम्मू कश्मीर का रक्षा का मामला है,
विदेश मामले हैं और वित्त संचार के मामले हैं, वो सब कौन सा, केंद्र सरकार उस पर कंट्रोल रहेगा उसका। और बाकी जो अदर अन्य केस होंगे उसमें क्या, संसद जो होगी वो राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं कार्य कर सकती वहां पे। और साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से भी निकल के आया था 370 से, जिसमें क्या बताया गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 35A में। तो इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 3, क्योंकि अनुच्छेद 3 का बहुत बार जिक्र हुआ है इसमें। अनुच्छेद 3 में क्या दे रखा है, यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, मौजूदा जो राज्य क्षेत्र है उनकी सीमाओं में या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये जो पहला क्षेत्र है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसमें क्या ये किया गया है, अगर इस तरह का कोई विधेयक लाया जाता है नए राज्यों के निर्माण से रिलेटेड कोई विधेयक, तो उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद इसे किसी भी सदन में पेश करेगा। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद के किसी सदन में इसको पेश किया जाएगा। और यदि विधेयक किसी राज्य से सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक से संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार के लिए उसे भेजा जाना चाहिए। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। इसको एक बार और पढ़िएगा, क्या, अनुच्छेद 3 को, अनुच्छेद 1, 2, 3 को एक बार फिर से पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। चीजें आपकी दिमाग में क्लियर होंगी और ये क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे पेपर में, ठीक है। जैसे कि वहां पे ऊपर कई चीजें देखी थी हमने भी। आगे देखते हैं, देख लेते हैं क्या दे रखा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अधिनियम जो आया था, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें देख लेते हैं क्या हुआ। हाल ही में संसद ने क्या एक अधिनियम पारित किया, ठीक है। तो विधेयक पारित, पहले विधेयक पेश किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। पहले कोई संसद होती है उसमें क्या रखा जाता है, पहले विधेयक जब पारित होता है राष्ट्रपति की अंतिम सहमति के बाद, तब वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो पहले विधेयक रखा गया था कौन सा, एक संशोधन विधेयक था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, और राष्ट्रपति ने अनुमोदित इसको कर दिया और ये विधेयक बन गया, ठीक है। विधेयक जो है अधिनियम बन गया। तो ये चीज देख लीजिएगा, इसमें कुछ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। ये जो लाया गया था कौन सा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, जो अधिनियम बन चुका है, उसमें कुछ मुख्य प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है, एक इसका गठन किया जा रहा है, किस चीज का, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। जो सिविल सेवाएं होती है राजधानी में, दिल्ली में जो सिविल सेवाएं, उनके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है, ठीक है। तो प्राधिकरण का गठन हुआ है इसी अधिनियम के तहत। तो इसमें क्या है, गठन का प्रावधान था। इसमें क्या होता है कि जो सिविल सेवाएं में जो लोग हैं उनकी जो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, विजिलेंस और अन्य महत्वपूर्ण जो मामले हैं उस पर क्या है, दिल्ली सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिफारिश करना होगा। किसको किसको, तो ये गठन किया गया इसका। पहले देख लेते हैं इसके गठन में कौन कौन है, और ये लोग मिलकर क्या सिफारिश करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में। तो ये जो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाया गया, उसका अध्यक्ष जो होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री होंगे उस समय के, वो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे इसके। और सदस्य कौन होंगे, सचिव होंगे, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान कराए प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी के सदस्य सचिव होंगे। और साथ ही एक सदस्य और होगा कौन, दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के तहत जो मुख्य प्रावधान है उसमें एक प्राधिकरण बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, जिसकी संरचना है, जिसमें ये 3 लोग होंगे, ठीक है। और ये जो 3 होंगे उसमें मुख्यमंत्री जो होगा वो अध्यक्ष होगा, और ये जो 2 होंगे कौन, दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव और दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव। इन दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो संगठन है ये मेजोरिटी से निर्णय लेगा, मतलब मेजोरिटी बहुमत क्या होता है, 3 लोग का संगठन है, और 3 लोग में क्या, 2 लोग अगर एक तरफ हैं, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री और सचिव हो या फिर सचिव और मुख्य सचिव हो, ये दोनों अगर 2 से मतलब 2 लोग जब एक तरफ होंगे तो ये बहुमत से निर्णय होगा इसमें, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यही चीज दे रखा है। और इसमें क्या होगा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। और इसमें ये सचिव, ये हमने देख लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसी के संदर्भ में कुछ मुख्य प्रावधान है जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर या एलजी की शक्तियां दे रखी हैं, जो पूर्णतः विवेक से कार्य कर सकता है। ये इन 2 मामलों में, इन 2 मामलों में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो क्या पूर्णतः विवेक से काम कर सकते हैं। कौन कौन से मामलों में, जैसे अगर दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर कोई कार्य है, उसमें क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसे सौंपा गया तो वो अपने विवेक से कार्य करेगा इस पर। और साथ ही अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई न्यायिक या अधिनायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है तो भी वो अपने विवेक से करेगा। तो इन 2 मामलों में जो एलजी होगा दिल्ली का, उसको विवेक से अपने निर्णय करने की शक्ति दी गई है। साथ ही आगे दिया गया एलजी को प्रमुखता प्रदान की गई है इसके विवेक, इसी कानून के तहत, अधिनियम के तहत, कि एलजी के विवेकाधिकार का विस्तार किया गया है। अगर ये सिफारिश करते हैं ये लोग मिलकर, पहले क्या होगा, जो गठन किया गया इसका राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का, उसमें 3 सदस्य होंगे और बहुमत से निर्णय लेंगे। और निर्णय लेने के बाद ये किसके पास भेजेंगे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजेंगे इसकी सिफारिश को अपनी। तो ये जो सिफारिश होगी ये लोग बहुमत से निर्णय लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजेंगे, और सिफारिश जो होगी
वो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वीकार भी कर सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है। ठीक है, दो दो तरह की शक्तियाँ प्राप्त है इसमें। साथ ही अगर इनके बीच मतभेद होता है, जो प्राधिकरण बना है सिविल सेवा के लिए दिल्ली में, और जो अपने गवर्नर हैं एलजी साहब, अगर उनके बीच कोई मतभेद होता है तो उसमें जो एलजी होगा उसका निर्णय जो होगा अंतिम होगा। तो इसी के तहत क्या होगा, क्या देखने को मिला, ये न्यूज़ में इसीलिए था कि जो प्रोविज़न किए गए इसमें अमेंडमेंट के द्वारा, तो इसमें क्या किया गया, अंतिम रूप से क्या होगा कि केंद्र सरकार वो होगा प्रभावी रहेगी उसमें। तो इसी चक्कर में ही न्यूज़ में रहा है काफ़ी मामला। आगे कुछ दे रखा है क्या, मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान कैसे होगा, कि कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले जो मंत्री होंगे सरकार के, दिल्ली सरकार के, वो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन मामलों को कहाँ भेजेंगे, एलजी की राय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो मंत्री होंगे वहाँ दिल्ली सरकार के, वो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से एलजी के पास भेजेंगे सिफारिश के लिए। ये मामले दे रखे हैं, जैसे दिल्ली में कोई शांति व्यवस्था का मामला होगा तो उसमें मंत्री क्या करेंगे, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से ये एलजी के पास राय हेतु भेजेंगे। और दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध के मामले में भी ये भेजेंगे उनके पास। विधानसभा का सत्र को बुलाना, सत्र अवसान करना और विघटन करना, इन मामलों में भी जो सरकार के मंत्री होंगे वो इनका सहमति के लिए भेजेंगे एलजी के पास। किसके माध्यम से सहमति ली जाएगी, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के माध्यम से। और ऐसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है, उन मामलों में भी ये क्या भेजा जाएगा, एलजी के पास भेजा जाएगा। देख लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसका शासन की व्यवस्था क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये जो दिल्ली है उसका वर्गीकरण कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था, और दिल्ली को एक यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फिर क्या होता है कि ज्ञातव्य है कि क्या कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद कौन से 239 के तहत किया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आ रहे हैं उनको पॉइंट आउट या नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, कि अनुच्छेद 239 के संबंध अगर आपसे पूछ ले किससे, न्यूज में भी रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के प्रावधान से संबंधित है क्या, संविधान का अनुच्छेद 239। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जो यूटीज होंगी, यूनियन टेरिटरीज, उसका प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो राज्यपाल होते हैं या उपराज्यपाल होते हैं उनके माध्यम से यह होगा। देखते हैं विशेष दर्जा, जो दिल्ली है हमारा उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा कब मिला था, तो एक समिति बनी थी एम बालकृष्णन की अध्यक्षता में। तो उन्होंने क्या किया, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इस समिति ने रिकमेंडेशन की थी, उसी के बाद 69वां संविधान संशोधन होता है 1991 में। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, 69वां संविधान संशोधन 1991 जो है उसका संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया। किसकी समिति की सिफारिश पर, तो एस बालकृष्णन समिति की सिफारिश पर। ठीक, और इस संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, अनुच्छेद ऐड किया जाता है, अनुच्छेद 239AA, ध्यान रखिएगा 239AA दोनों कैपिटल है, उसको जोड़ा जाता है, जोड़ा गया। और इसमें क्या किया गया, दिल्ली को विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जब 1956 में, ध्यान रखिएगा, जब 1956 में दिल्ली क्या बनता है, यूटी बनता है, तो वहां पे क्या होता है, विधानसभा नहीं होती है। ठीक है, फिर बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग समिति बनती है, समिति 1991 में उसी के आधार पर अमेंडमेंट होता है 69वां। ठीक है, 69वां अमेंडमेंट होता है 1991 में। उसके माध्यम से क्या हो जाता है, तो उसके माध्यम से जो दिल्ली है उसको क्या किया जाता है, विधानसभा व मंत्रिपरिषद से युक्त एक केंद्र शासित, तो विधानसभा का प्रावधान कर दिया जाता है 1991 में। ठीक है, और उपराज्यपाल को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया जाता है, वह दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह देने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो जो एलजी है उनका अपॉइंटमेंट जो होता है किस लिए होता है, दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद जो है उसकी सहायता सलाह देने के लिए उनका अपॉइंटमेंट होता है। एक और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि जो प्रधानमंत्री है वो क्या किसकी सहायता, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा। ठीक, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। आगे दे रखा है दिल्ली विधानसभा की शक्तियां। दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस की शक्ति, लोक व्यवस्था की शक्ति और भूमि शक्ति को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा, पुलिस जो वहां पे हैंडल होता है, पुलिस प्रशासन जो होता है, और लोक व्यवस्था हो गया, और जो भूमि के मुद्दे हैं उनको छोड़कर बाकी जो मुद्दे बचते हैं राज्य सूची और समवर्ती सूची में, उसमें दिल्ली विधानसभा को शक्ति बनाने का अधिकार है। संसद दिल्ली से संबंधित राज्य समवर्ती सूची के सभी विषयों पर भी कानून बना सकती है। अगर देखिए, पहले तो दिल्ली विधानसभा को शक्ति दी गई है पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि को छोड़कर, कि वो राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर संसद भी चाहती है तो दिल्ली से संबंधित राज्य और समवर्ती सूची के कानूनों पर, विषयों पर कानून बना सकती है। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी ये हमने देख लिया
1991 में दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार कामकाज के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी। कब? 1991 में। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखने वाली हैं। दिल्ली के प्रशासन का कुछ विकास दे रखा है डायग्राम में, तो देख लीजिए। पहले 1951 में दिल्ली को क्या भाग सी के रूप में कैटेगराइज किया गया था। पहले ABCD करके जो स्टेट है उनके कैटेगरी डिवाइड की गई थी, तो भाग सी में दिल्ली को रखा गया था। फिर 52 में क्या किया गया? निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया। तो 52 में विधानसभा का सृजन किया गया था, लेकिन उसको 1956 में फिर से केवल यूटी का दर्जा दे दिया जाता है और जो विधानसभा होती है उसको हटा दिया जाता है। फिर 66 फिर 91 में क्या जाता है? फिर से क्या किया जाता है कि विधानसभा लाई जाती है और यूटी के साथ विधानसभा का प्रोविजन किया जाता है, और यह हालिया संशोधन दिखा रहा है। तो यही इसमें दिया है विकास क्रम। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखने वाली हैं। ध्यान में क्या क्या? पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो सिविल सेवा प्राधिकरण बनाया गया राष्ट्रीय राजधानी में, ठीक, उसमें संरचना कैसी होगी? अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री, सचिव होंगे, प्रधान गृह सचिव होंगे और मुख्य सचिव होंगे, और इनमें बहुमत से निर्णय लिया जाएगा, और निर्णय लेने के बाद इसको जो उपराज्यपाल है उनके पास भेजा जाएगा। और उपराज्यपाल के पास 3 तरह की शक्तियां हैं। क्या? पहला कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, सिफारिश को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच मतभेद होता है, जो प्राधिकरण बना है और लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे उपराज्यपाल, उनके बीच मतभेद होता है, तो उपराज्यपाल जो होंगे उनका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखने वाली हैं। बाकी 1991 ध्यान रखिएगा, एस बालकृष्णन समिति ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बस इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध भी इसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे देवनागरी में लिख दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी वालों ध्यान में रखिएगा, निवारक निरोध, ठीक है, निवारक निरोध भी इसको कहते हैं। तो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये बोला कि निवारक निरोध जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसका केवल उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब केवल इसका कि जब असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और जरूरी हो इसको उपयोग में लाना, तभी इसको उपयोग किया जाना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को। इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पहली चीज़, इसका मीनिंग क्या है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर एक लाइन में आपसे पूछे क्या होता है कि ये अपराध होने से पहले किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। मतलब व्यक्ति ने अभी तक कोई अपराध किया नहीं है, लेकिन अगर उस पर शक है कि व्यक्ति कोई ऐसा अपराध कर सकता है जिससे क्या हो, जिससे, ध्यान रखिएगा, भारत की रक्षा, विदेशी मामले और सुरक्षा से जुड़े मामले की हानि होती है या उस पर कोई खतरा उत्पन्न होता है, और साथ ही राज्य के मामले में राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से संबंधित कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो उस संबंध में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर ऐसी कोई शंका उत्पन्न होती किसी व्यक्ति के ऊपर। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति ने अभी तक कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध होने से पहले उसको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में या निवारक निरोध में। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 22(3) से लेकर 22(7) तक का प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है, ठीक। तो आगे देखिए क्या है, बिना मुकदमा चला हिरासत में रखा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 22(1) और 22(2) के तहत अगर कोई गिरफ्तारी होती है, ठीक है, तो 22(1) 22(2) की गिरफ्तारी होती है, उसमें क्या दिया है? हिरासत से सुरक्षा प्रदान की गई है। हिरासत सुरक्षा किस संदर्भ में? जैसे पहले मामले में क्या होगा, अगर 22(1) के तहत गिरफ्तार कोई व्यक्ति, ये दो प्रोविजन है। अगर किसी की साधारण कानून के तहत गिरफ्तारी होती है तो उसमें 2 प्रोविजन दे रखे हैं, 22(2), 22(1). तो इसमें क्या है, 22(2) में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है साधारण कानून के तहत, अगर गिरफ्तारी की गई है, ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध के तहत। अगर साधारण कानून के तहत गिरफ्तारी होगी तो ये दोनों एप्लीकेबल होंगे। दोनों में क्या क्या है? 22(2) में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है, यात्रा का समय मिला के, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, यात्रा का समय मिला के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। 22(2) में दिया है। 22(1) में अपने मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार होगा। ये सब चीजें उसमें क्या है, 22(1) में है। तो ठीक है, अगर ये किन मामलों में लागू होता है? जब साधारण कानून के तहत गिरफ्तारी होती है। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति पर ये प्रावधान नहीं लागू होते हैं, ठीक। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का अनुच्छेद हम ऊपर देख चुके हैं, 22(3) है, ठीक। और किन मामलों में प्रिवेंटिव डिटेंशन लाया जाता है? अगर संसद को भारत की रक्षा के मामले में, विदेश मामले में, सुरक्षा जुड़े मामलों में प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उससे निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। वहीं राज्य को भी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने और आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के संबंधित मामलों में संसद के साथ साथ राज्यों को भी क्या है, इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। पहली बात, अगर ये क्वेश्चन बन जाए घुमा के कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध के लिए कानून केवल संसद बना सकती है, तो नहीं, राज्य भी बना सकती है, बशर्ते किस आधार पर राज्य कानून बना सकती है इस संदर्भ में कि राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, लोक व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी हो समय, और आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के संदर्भ में राज्य भी इसमें कानून बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी। इसमें दिया है कुछ क्या, निम्नलिखित कुछ कानून है जिनमें क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए कानूनों में
दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किए गए नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट हो गया, गैर कानूनी, ये यूएपीओ हो गया, ठीक है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, इन सब मामलों में क्या ये सब कानून बना सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान अलग से किए गए इन कानूनों में। कुछ संबंधित संवैधानिक प्रावधान है प्रिवेंटिव डिटेंशन से, उसको देख लेते हैं। जैसे 22(1) और 22(2) हमने देख लिया कि 22(1) और 22(2) के तहत अगर साधारण कानून के तहत गिरफ्तारी होती है, पहली चीज ध्यान रखिएगा क्या 22(1) और 22(2) कहाँ पे एप्लीकेबल है, अभी हम ऊपर बता के आ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की साधारण कानून के तहत गिरफ्तारी होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की साधारण कानून के तहत गिरफ्तारी हो रही है तो उसको ये चीजें दी जाती हैं, ये अधिकार है उसके। कौन कौन से, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार दिया जाना चाहिए और उसे बिना कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता, और उसे क्या अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने का भी और बचाव करने का भी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही 22(2) में क्या है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और यात्रा के समय को मिलाकर, इसमें नहीं दिया गया, ध्यान में रखिएगा, यात्रा के समय को मिलाकर। तो ये साधारण कानून के तहत गिरफ्तारी है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन। 22(3) में क्या दिया गया, ये ऊपर के 2 खंड है, ये उन लोगों पे नहीं लागू होते हैं अगर कोई व्यक्ति एनिमी कंट्री का गिरफ्तार किया जाता है, शत्रु देश, मतलब जैसे पाकिस्तान हो गया हमारा, चाइना हो गया, ये शत्रु देश की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर शत्रु देश का कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उस पर ना 22(1) ना 22(2) ये जो प्रावधान दिए गए ये लागू नहीं होंगे, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो भी ऊपर के दोनों प्रावधान नहीं लागू होंगे, जो ऊपर दोनों खंड दे रखे हैं ये वाले, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध या कोई शत्रु देश का व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके ऊपर ये दोनों कानून एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही 22(4) दे रखा है, 22(4) में क्या है दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति को 3 माह, ध्यान रखिएगा, 3 माह से अधिक के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा निवारक निरोध में। लेकिन ये जो 3 माह की अवधि है इसको बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते क्या एक सलाहकार बोर्ड या पुष्टि कर दे कि ये जो 3 माह की अवधि है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, तभी इसको बढ़ाया जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 22(4) में क्या है, पहली बात, साधारण परिस्थितियों में अगर किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है डिटेंशन में तो उसको 3 माह से अधिक के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक। लेकिन अगर सलाहकार जो बोर्ड बनता है, ठीक है, जिसमें हाईकोर्ट के जज होते हैं, अगर वो पुष्टि कर दें कि व्यक्ति जो गिरफ्तार किएगा उसको 3 माह से अधिक के लिए डिटेन रखा जाना चाहिए, तो क्या होगा, ये अवधि 3 माह से अधिक बढ़ाई दी जा सकती है, ठीक है। और 22(7)(b) में क्या है, 22(7)(b) में दे रखा है किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक के समय के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी, या परिस्थितियां, व्यक्ति के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसे कानून लागू हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में क्या 3 माह से अधिक के लिए टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है, तो इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। कुछ संदर्भ में क्या मुख्य निर्णय दिए गए कोर्ट ने, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कोर्ट के कुछ मुख्य निर्णय इनको देख लेते हैं। पहला क्या, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद हुआ 1950 में। देखिए इनको ये जो कोर्ट के निर्णय हैं और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, इनको आप एक डायरी ले लीजिए, फंडामेंटल राइट्स के जितने क्या हैं केसेस हैं, वो कोर्ट के निर्णय हैं, उनको लिख लीजिए और एक लाइन में लिख लीजिए क्या निर्णय था अंतिम, और इनको लिख के अगर आप आंसर राइटिंग में मेंशन करेंगे ना तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं अच्छे खासे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, केसेस ध्यान में रखिए, इनको अगर मेंशन करते हैं आप अपनी आंसर राइटिंग में तो आपको अच्छा खासा इस पर लाभ मिलता है, ठीक। तो AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो केस था उसमें क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को इसमें स्वीकृति दी गई। तो एक लाइन में क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन को स्वीकृति मिली, बस इतना लिख लीजिए और AK गोपालन केस लिख लीजिए। पूरा ध्यान रखने की वो जरूरत नहीं कि सर में याद रखिए, सब कुछ रखिए, अगर एक लाइन में मेंशन कर देंगे आप ये तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं। साथ ही क्या दूसरा क्या कौन सा केस है, सिब्बल लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश किए गए तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। तो ये बताया था उत्तर प्रदेश जो केस हुआ था सिब्बल लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि डिटेन करने की जो वास्तविक कारण है या फिर कोर्ट इन तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट है शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद में बताया गया कि हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान के मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट जो हमारे इसमें 12 से 35 में दिए गए हैं, इनका क्या करता है, यह उल्लंघन करता है, खासकर 19 आर्टिकल का, तो इनका उल्लंघन करता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसे जरूरी होता है कि देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता हो कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो इस संदर्भ में ये प्रावधान सही है, ठीक है, और इसीलिए कोर्ट ने इसको अभी तक निरस्त नहीं किया है, लेकिन ये बोला है कि इनका तभी यूज होना चाहिए जब परिस्थिति कैसी हो, असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जहाँ पे इसका उपयोग अनिवार्य हो चुका हो, तभी इसको यूज करना चाहिए। तो इतनी चीजें
बताई हैं कोर्ट ने। तो हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक जो आगे के हैं वो खत्म करेंगे, जिसमें देखेंगे पर्सनैलिटी राइट। ठीक है, मैं बता देता हूँ नेक्स्ट में हम लोग क्या क्या देखेंगे। अभी हम लोग ने यहाँ तक कवर कर लिया है, नेक्स्ट में ये खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट खत्म हो जाएगा दोस्त में। फिर आगे देखेंगे उसके बाद संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार और भी बहुत सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट में पर्सनैलिटी राइट, हेड स्पीच, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।